नमस्कार। चलें, आ गए हैं सारे दोस्त। छुट्टियां मना ली 2 दिन की। 2 दिन के बाद आपकी वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। आप लोगों के लिए तो वीडियो पहुँच जाएंगे, पर ठीक है, मेरी भी 2 दिन की छुट्टियां थी। हमने गणतंत्र दिवस मना लिया है, देश के लिए अपना सम्मान समर्पित कर दिया है। अब हम बात करते हैं अपने पाठ्यक्रम के बारे में, जिसमें हम चल रहे हैं आरओ कक्षा 12 भाग 2 के पाठ नंबर 10 लक्ष्मी महादेवी वर्मा के लिखे हुए एक संस्मरण भक्तिन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। लेखिका परिचय मैंने अपलोड कर दिया है। हम यहाँ पाठ की विस्तृत व्याख्या पढ़ रहे हैं ताकि आपको पठित पद्यांश में से भी आपके लिए एक प्रश्न आता है, ठीक है, ताकि आप उस पाठ को अच्छे से समझ सकें और उसका जो प्रश्न है वो आपकी उसकी जो व्याख्या है वो तो कर ही सके अटैम्प्ट। इसके अलावा जो उसके प्रश्न आएंगे उनका भी आप अच्छे से उत्तर दे सकेंगे, क्योंकि प्रश्न बीच में से भी कहीं से भी आ सकता है। आपको किसी भी लाइन को उठाकर दे सकते हैं, या इसके अलावा वो आपसे किसी भी लाइन को घुमाकर दूसरे तरीके से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए। वैसे बहुत मैंने आपको जब इसका पाठ को पढ़ाना शुरू किया था उससे पहले मैंने आपको कुछ पॉइंट्स में ये पाठ बांध के बता दिया था कि आप इसके अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। कुछ 5-6 मैंने आपको पॉइंट बताए थे, उन चीज़ों को आप देखिएगा, ठीक है। लेकिन शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आप और हम इसी तरह से जुड़े रहें। चलिए, हम बात कर रहे थे भक्तिन के बारे में, और हमने जो पढ़ा था वो लास्ट पढ़ा था कि इसमें लास्ट हमने ये वाला पेज पढ़ा था जिसमें बताया गया था क्योंकि उसने बेटे पैदा नहीं किए थे तो उसके ऊपर थोड़ा सा कठोर व्यवहार उसके साथ किया जाता था, और उस कठोर व्यवहार में घर का सारा काम उसको और उसके बेटे को करना पड़ता था। लेकिन इन सब के बावजूद वो जो उसका पति था वो कभी भी उसे किसी भी तरीके से परेशान नहीं करता था, जबकि उसके कान भरे जाते थे उसकी माँ उसकी भाभीयों के द्वारा। लेकिन फिर भी वो ना उसे मारता पीटता था, ना ही वो उसे परेशान करता था, अपितु वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो इसके आगे हम पढ़ने वाले थे। ये हमारा नेक्स्ट पेज है जिसको आज हम पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे 3 वीडियोस में आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। चलते हैं, देखिए। अब लास्ट हमने पढ़ा था कि वो बड़े बाप वाली बड़ी बेटी को पहचानता था, मतलब कि जो चूँकि वो धनी परिवार से थी तो पैसों की तो उसे कमी नहीं थी, मतलब वो धौंस नहीं दिखा सकते थे कि हम तेरे से ज़्यादा संपन्न है, तू गरीब घर से आई है। तो एक होता है ना, लड़की को दबाने वाला जो पॉइंट होता है वो तो उनके पास था ही नहीं, क्योंकि वो खुद एक संपन्न परिवार से थी। उसके अलावा जब अपने पिता की मौत पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने ही उसे खबर नहीं दी है और इस कारण से वो वहाँ से नाता तोड़ देती है, कभी अपने पीहर नहीं जाती, तो यानी उसके अंदर स्वाभिमान था। तो यानी कि वो बड़े बाप की बड़ी बेटी यानी स्वाभिमानी अपनी पत्नी को वो पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची, यानी पतिव्रता आप बोल सकते हो उसको, पतिव्रता आप बोल सकते हो उसको। रोम रोम से सच्ची यानी वो अपने पति के लिए पूरी तरह से डिवोटेड थी, समर्पित थी, ठीक है। परिश्रमी तो थी, घर का सारा काम करती, तेजस्विनी थी। क्यों? क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनती थी। बात नहीं सुनने का मतलब वो किसी से फालतू बहस तो नहीं करती थी, लेकिन किसी का बुरा व्यवहार भी वो बर्दाश्त नहीं करती थी, ठीक है। को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, ये उसके पति के बल, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा का मतलब होता है परिवार से अलग रहना। अलगोजा परिवार से अलग रहना, जो आज हम एकल परिवार देखते हैं ना, तो उसने क्या किया था, क्योंकि उसका पति उसे प्यार करता था तो उसने क्या किया था, अपने सास ससुर का घर, अपने जेठानियों का घर मतलब साथ छोड़ करके उसने अपना एक अलग घर बसा लिया था। और ये करने के लिए नेचुरल सी बात है कि उसको किसका सपोर्ट चाहिए, अपने पति का सपोर्ट चाहिए। आजकल तो ये प्रथा बन गई है, पहला ऐसा था नहीं, ठीक है। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस खेत खलियान अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था, क्योंकि सारा काम वो करती थी। अब जो काम करेगा उसे काम करते करते अपने आप नॉलेज होने लगती है। जिस भी काम को आपको लगता है कि मुझे नहीं आता, आप उसको करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपको लगता है मैं नहीं पढ़ सकता, पढ़ना शुरू कर दीजिए आप। धीरे 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 बिना ये सोचे समझे कि मुझे उस चीज़ से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या मैं इससे प्राप्त कर पा रहा हूँ, क्या नहीं कर पा रही हूँ, आप उन चीज़ों को छोड़ करके ना बस पढ़ना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप उस चीज़ में पारंगत हो चुके हैं, ठीक है।
तो हमारे सिर पे जो ये टाइम बाउंडेशन होती है ना कि इतने समय में ये सिलेबस पूरा करना है, तो आपको शुरू से कहा क्यों जाता है कि आप पढ़िए, क्योंकि पढ़ते रहेंगे आप तो कहीं ना कहीं आके एक लिमिट के बाद आपके अंतर में, आपके मन में, आपके दिमाग में वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं बैठने लग ही जाती है। ठीक है, तो उसे गाय भैंसों की परख थी, उसे खेत खलिहान की परख थी, अमराई के पेड़ शायद उनके बाग बगीचे भी होंगे, तो उसके संबंध में उसका ज्ञान बहुत अच्छा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया, ठीक है, मतलब उसको जब बंटवारा हुआ होगा, जब उन्होंने ये अलग रहने की बात की, तो ऊपर से तो असंतोष था कि उसको जो दिया जा रहा है उसमें वो खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी भीतर से पुलकित होते हुए, यानी कि उसको पता था क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। देखिए मतलब इतनी तो समझ उसके अंदर थी, भक्तिन के अंदर, कि ऊपर से तो उसने दिखाया कि नहीं ये मुझे पसंद ही नहीं है, ताकि उसके ससुराल वालों को लगे कि हम इसे बुरी चीज़ दे रहे हैं, लेकिन उसे मालूम था क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है क्या चीज़ नहीं है, तो अंदर से वो खुश थी कि उससे जो मिल रहा था। ऊपर से उसने दिखाया कि वो दुखी है, लेकिन अंदर से वो खुश थी कि उसे जो मिल रहा था वो वास्तव में अच्छी नस्ल की, अच्छी किस्म की चीज़ें थी। ठीक है, तो वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना स्वाभाविक हो गया, क्योंकि पति भी काम करता था, बेटियां भी काम करती थी, वो खुद भी काम करती थी। अब सब लोग इतने काम करने वाले हैं, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, तो जब आप किसी चीज़ के साथ मेहनत करते हैं तो वो अपने आप निखर के सोना बन जाना, यानी अपने आप निखर के बहुमूल्य बन जाती है। सोने का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, अब क्या होता है, अब होता है धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह कर दिया उसने। विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ले ली। यानी 29 ईयर्स की एज में क्या हो जाता है, उसने बड़ी बेटी का विवाह तो कर दिया था, ठीक है, आराम से किया अच्छा खासा, लेकिन अभी उसकी जो 2 बेटियां थी वो अनब्याही थी अब, और पत्नी सिर्फ 29 साल की थी, लेकिन उसके पति की मृत्यु हो जाती है। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी, यानी उसका पति जो था 37 या 38 समथिंग का कुछ का रहा होगा, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बताया है, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। ठीक है, क्योंकि पहले तो आपको मालूम है नाम लेना या ये इस तरीके से संबोधन करना जो आजकल चलते हैं समाज में, वो सब नहीं चलते थे, तो वो या तो अपने बच्चों के नाम से पुकारती थी अपने पति को, या फिर तो उसने क्या रखा था उसे बुढ़ऊ। हालांकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा नहीं था जब वो मरा था, लेकिन वो आज भी क्योंकि उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी तो वो अपने अकॉर्डिंग ही उसको क्या दे रही है, अपने अकॉर्डिंग ही वो उसको संबोधन कर रही है, तो वो उसे भी बुढ़ऊ कहकर ही बुला रही है। भक्ति सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वह भी नहीं बुढ़ा गए होंगे। उसके बुढ़ऊ कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ यहाँ पे, तो चूंकि मेरा पति ईश्वर के पास चला गया तो परमात्मा क्या है वो भी तो बूढ़ा हो गया होगा ना। ठीक है, अब देखिए उसकी मानसिकता देखिए, उसे ये नहीं कि आत्मा परमात्मा का भेद नहीं मालूम है, उसे संसार और अलौकिकता का उसे कुछ नहीं पता है। उसे लगता है कि चूंकि मैं यहाँ बूढ़ी हो रही हूँ तो वो भी वहाँ बूढ़ा हो रहा होगा, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। यानी कि जब मेरी उम्र बढ़ रही तो उसकी भी बढ़ रही होगी, तो मैं उसे जवान तो कह नहीं सकती। ठीक है, तो उसे बुढ़ऊ कहना ही सही है, उचित है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। इतना हम काट छांट कर देते हैं ना इसमें, बेचारा पेज ही रंग जाता है हमारा। चलिए, ओके, ओके, नेक्स्ट है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठों के मुंह में पानी भराना स्वाभाविक ही था। यानी क्योंकि उसने मेहनत की थी उस पशुधन के साथ, अपनी खेतों के साथ, अपने बाग बगीचों के साथ, तो क्या होता था, क्योंकि उसके जेठानी के लड़के तो मेहनत करते नहीं थे, भागते दौड़ते कूदते रहते थे। अब जेठ जो करते होंगे थोड़ा बहुत काम, तो अब वो काम जो पहले भक्तिन आधे से ज़्यादा कर लेती थी, अब वो सिर्फ उन पर आ गया। अब जेठानियाँ कुछ काम करती नहीं थी, सास ससुर कुछ काम करते नहीं थे, तो 2 जेठ और इधर ये 5 लोग काम करने वाले, तो फर्क पड़ता है। तो चूंकि उसके पास अच्छी खासी संपदा हो गई थी, अच्छी हो गई थी, तो उनके मुंह में पानी भराता था। यानी उसकी वो संपत्ति को देखकर या उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसको देखकर वो ललचाते थे। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयऊ दूसरा घर कर लेती। भैयऊ यानी भाई की बीवी।
ठीक है, भाई की बीवी, दूसरा घर कर लेती यानी दूसरी शादी कर लेती। पर जन्म से खोटी, खोटी यानी अब बुरी का मतलब, बुरी मतलब हर सेंस में बुरी बता दिया उसे। जन्म से खोटी यानी जन्म हुआ, माता की मृत्यु हो गई, जो सौतेली माँ ने उसने प्यार नहीं दिया, पिता ने जल्दी शादी कर दी, तो खोटी हर तरीके से उसे दुख मिला। यहाँ भी कि उसके 3 बेटियां हुई, फिर उसका पति मर गया, तो जन्म से ही वो खोटी यानी जन्म से ही बुरी। तो वो बुरी थी, तो वो हर सेंस में बुरी थी, मतलब उसको शादी करके दूसरे घर चले जाना चाहिए था, आराम से जिंदगी जीनी चाहिए थी, नहीं, लेकिन वो बुरी थी इसलिए उसने शादी नहीं की। भक्तिन इस चकमे में आई, मतलब उनकी बातों में प्रलोभन में आई नहीं। उसने क्रोध से पाँव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए, मतलब जब उससे दूसरी शादी की बात की गई कि भाई तुम दूसरी शादी करके दूसरे घर चली जाओ, तो उसने पूरे आंगन में चिल्लाते हुए कहा कि हम कुकरी बिल्लाई ना हो, कि हम कुत्ता बिल्ली नहीं है, हम कुत्तिया या बिल्ली नहीं है, हमार मन पुसाई तो हम दूसरे के जाब, अगर हमारे मन को अच्छा लगेगा, मेरे मन को अच्छा लगेगा, मुझे पसंद आएगा तो ही मैं दूसरे के घर जाऊंगी, नहीं तो तुम्हारे पचे की छाती पे रोहा भूजब और राज करब, समझे रहो, मतलब तुम सबकी छाती पे मैं क्या करूंगी, भूजब यानी धान भूजना या भड़भूजा जो होता है ना, जो अपन भट्टियों का काम करते हैं, तो मैं चने भूजूंगी या धान भूजूंगी या भूनूंगी और राज करूंगी आराम से, समझ रहे हो सबको, वो ये कहती है परिवार में। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने के, अजिया ससुर यानी चाचा ससुर, अजिया ससुर यानी चाचा ससुर, ठीक है, तो उसने अपने ससुर, चाचा ससुर और जाने कितनी पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक भर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। मतलब जो प्रॉपर्टी उसके ससुर ने, उसके चाचा ससुर ने या उनके भी पूर्वजों ने जो कमाई थी, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से मिल रही थी, उसने उस पीढ़ी में से जब उसने उस पूंजी में से जब बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के बाद जो जमीन, जो चीज़ उसके पास आई, उसने उसमें से रत्ती भर भी उन्हें वापस नहीं की। इस तरह की कोई उदारता उसने नहीं दिखाई, क्योंकि उसने मेहनत की थी भाई। उसने ये चीज़, अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी को अच्छा बनाया तो उसने मेहनत की है, ठीक है। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, मतलब गुरु दक्षिणा लेकर के कंठी बांध, गले में कंठी बांध के और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर, ठीक है। पहले ये होता था विधवाओं के सिर मुंडा दिए जाते थे, क्योंकि सिंपल सी एक टेंडेंसी सिर्फ ये थी, मानसिकता उसके पीछे सिर्फ ये थी कि विधवा औरतें सफ़ेद साड़ी में हैं। अब औरतें हैं, सुंदर भी हैं ही, नो डाउट, उन्हें श्रृंगार से दूर रखा जाता था। एक तो उनके मन में कोई विकार ना आए, दूसरा उनको देखकर किसी के मन में विकार ना आए, इसलिए उनके केश मुंडवा दिए जाते थे ताकि देखने में वो भद्दी लगे। विधवाओं को कभी किसी मांगलिक कार्य में नहीं बुलाया जाता था, कभी उनको किसी अच्छे में नहीं बुलाया जाता। जहाँ सब लोगों की गैदरिंग होती है, जहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ ऐसी जगहों पर उनको आने नहीं देते, क्योंकि समाज चाहता था, चूँकि वो एक ऐसा वर्ग है, ठीक है, वो एक ऐसा वर्ग है जिस पे लांछन नहीं लगना चाहिए, ठीक। आज तो चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो गई हैं, लोग विधवा तो नहीं, लेकिन हाँ लोग डिवोर्स ले लें, सॉर्ट ऑफ एक तरीके से लोग अलग हो जाते हैं। उसमें जो बिछोह है वो आत्मा परमात्मा के लेवल का है, लेकिन जो स्त्री अकेली रह गई है उसके ऊपर किसी तरह का कलंक न लगे, तो इसलिए उन्हें उन रूढ़ियों में बांध दिया जाता था। यातनाएं भी बहुत दी जाती थी। लोग मतलब विधवा होना उनका वो मानते थे, जबकि सब लोग अपनी अपनी उम्र लिखवा के लेके आए, लेकिन फिर ठीक है, चलती थी वो चीज़ें। आज तो सारी चीज़ें बहुत हद तक खत्म हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये चीज़ें कहीं भी जिंदा, कहीं ना कहीं तो सॉरी आज भी ये चीज़ें जिंदा है। तो उसने क्या किया, अपने पति के नाम पर घी से चिपड़े हुए केशों को मतलब समर्पित कर दिया, यानी उसने अपने बाल मुंडवा लिए। कर कभी न टलने की घोषणा कर दी, यानी उसने समर्पण कर दिया और उसने ये कर दिया, मतलब कहते हैं ना शिखा धर लो, चोटी रख लो तो आप सन्यासी बन जाते हो, फिर आप गृहस्थ नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से शायद उनके यहाँ ऐसा कुछ होगा कि कंठी जिसने धारण कर ली अब वो शादी नहीं करेगी कभी, तो उसने इस प्रथा को निभाया, गुरु दक्षिणा ली, कंठी वंठी धारण की, उसने अपने आप को धर्म की रास्ता पर चला दिया और अपना ये घोषणा कर दी कि वो अपने पति के सिवा किसी और से शादी नहीं करेगी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर दिए, ठीक है। उसके पास जितनी भी संपत्ति थी, उसके तो बेटा था नहीं, तो क्या होगा, तो उसने जल्दी 2 जो बेटियां रह गई थी उनके भी हाथ पीले की, यानी शादी की, उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया, यानी कि उसे एज अ सन उसने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। इस प्रकार
उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ, यानी कि अभी तक हमने जो पढ़ा था, यहाँ पर अगर भक्तिन की हम बात करें तो पहला जो खंड कह सकते हैं वो उसके शादी से पहले का जीवन, उसके बाद शादी के बाद का जीवन, जो मैंने आपको समरी में लिखा था। अब यहाँ पर तीसरा फेज शुरू हो रहा है उसकी लाइफ का, कि अभी तक तो लाइफ ठीक है, एक कमी आई थी कि उसका पति चला गया था, लेकिन अब लाइफ चल रही थी, जमाई रह रहा है, बड़ी बेटी रह रही है, तीनों मिलके कमा रहे हैं, तीनों अपना घर बार देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोनों बेटियों की शादी हो गई है, वो अपने घर में मस्त हैं, वो अपनी गृहस्थी में मस्त हैं, बाल बच्चे सब हो गए हैं, जो भी चल रही है परिस्थितियाँ अच्छे से चल रही है, कमा रही है, खा रही है, अपनी जगह में रह रही है। लेकिन अब क्या होता है, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था, वो हटी तो थी, जिस चीज़ पे अड़ जाती थी उस पर अड़ी जाती थी, ठीक है। तो उससे कम हटी नहीं, मतलब और उसे अभी और दुख देने के लिए उसका दुर्भाग्य आ ही गया था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई, मतलब किशोरी से युवती होते ही यानी होगी वो भी 25-30 साल की, ठीक है, तो वो भी विधवा हो गई। भैयों उसे पार ना पा सकने वाले जेठों, भैयों यानी भाई की बीवी, अभी अभी बताया था, तो अपने भाई की बीवी से पार मतलब उससे न जीत सकने वाले जेठ जो उसके पति के बड़े भाई थे, और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध, अपनी मतलब चाची, काकी यानी चाची, काकी को परास्त यानी चाची को हराने के लिए जो जुझार थे यानी जेठ के जो लड़के थे, उन्होंने क्या किया, उनको एक आशा की किरण दिखाई दी कि अब ये लड़की क्या हो गई, विधवा हो गई, तो अब क्या करो, चाची ने तो ब्याह किया ही नहीं, दूसरा संपत्ति इन्हीं के पास है, तो अब क्या करो, इस लड़की का ब्याह कर दो। तो ये चीज़ उनको एक आशा की किरण दिखी इसमें। विधवा बहन के गठबंधन के लिए, यानी अपनी जो विधवा बहन, जो बहन अभी विधवा हुई थी, उसके गठबंधन के लिए, उसकी शादी के लिए जो बड़ा जेठौत था, यानी बड़े वाले जेठ का जो बेटा था, वो अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, अपना साला था, उसका साला था जो तीतर लड़ाने का काम करता होगा, उसको बुला लाया, ठीक है, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता, कि अगर उन दोनों की शादी हो जाती उसके साले से, तो नेचुरल सी बात है, सब कुछ जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो उनके अधिकार में आ जाती। भक्तिन की लड़की, अब यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर पता चल रही है पितृसत्तात्मक परिवार का, यहाँ पर पता चल रहा है कि जितने भी जो फैसले हैं वो कौन ले रहा है, यहाँ पर पति लेता है, पिता ले रहा है, तो यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार के बारे में पता चल रही है कि घर में मेल का होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर माता की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, उसी से उसने वर को नापसंद कर दिया, और ठीक है, उसने भी क्या कर दिया कि भाई मैं इससे शादी नहीं करूँगी, भले ही मेरी उम्र कम है लेकिन मैं भी दूसरी शादी नहीं करूँगी। तो बाहर के बहनोई का आना, ठीक है, और बाहर अब वही उसने उसको वर को मना कर दिया, तो सेकंड कंडीशन ये हो सकती है ना, हो सकता है उसके जेठ और जेठतों को क्या डर होगा कि भाई ये कोई दूसरा लड़का नहीं पकड़ के ले आए शादी के लिए, कि अगर ये कोई दूसरा लड़का पकड़ के ना ले आए, उनको तो ये डर लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, हाँ ओके। तो क्या करता है, बाहर के बहनोई के लिए, भाइयों के लिए, बाहर का बहनोई भाइयों के लिए सुविधाजनक था ही नहीं, मतलब बाहर का कोई आदमी अगर उससे शादी कर लेता तो वो तो क्या चीज़ था, प्रॉपर्टी, उनको अपनी बहन से कोई मतलब नहीं था। अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया, यानी उनके लाए हुए वर को उसने मना कर दिया, और बाहर का बहनोई वो लाना नहीं चाहते, तो वो उसमें मीन नहीं निकाला करते होंगे, या फिर मे भी जो भी अड़ंगा लगाते होंगे। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, और मान ना मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। जाना मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती किसी के गले पड़ जाना, उसे जबरदस्ती सुझाव देना, उसे घर आकर बैठ जाना, उससे आदर सत्कार करवाना। तो अब क्या हुआ था कि माँ बेटी ने क्या किया, अपनी संपत्ति की जीजान लगाकर सेवा करना शुरू कर दिया। कोई बचा नहीं, दोनों बाकी बहनों की शादी हो गई, तो वो ही थी दोनों। तो अब बाकी के लोग जो थे वो क्या करना चाहते थे कि जो मतलब जो बेटी है उसका पति होना ही चाहिए, इस बात के जो पक्षधर थे, जो इस बात को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग आके रोज़ उन्हें सुझाव देते, ठीक है, रोज़ उनके बारे में बात करते, रोज़ इस चीज़ के लिए उन्हें उकसाते या बोला करते थे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में, माँ नहीं थी, भक्तिन नहीं थी, माँ यानी भक्तिन की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखिएगा। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय, मतलब वो जो तीतर लड़ाने वाला जो साला था जेठ का, ने बेटी को कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया, ठीक है। कोठरी में घुसकर में भी उनकी कोई कुटिया उटिया होगी, कोई झोंपड़ी होगी, ठीक है,
बड़े पक्के मकान तो हर जगह होते नहीं थे, बहुत बड़े बहुत ज़्यादा रईस जो लोग होते थे उनके पक्के मकान होते थे, तो वो जिस घर में रहते थे या उन्होंने जो झोपड़ियाँ जो कुटिया बना रखी थी उसमें वो घुस गया और उसने अंदर से कुंडी लगा लिया, ताला बंद कर दिया। और उसके जो समर्थक थे, मतलब उसको जो सपोर्ट करने वाले लोग थे, वो गाँव वालों को बुलाने चले गए। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत, मतलब जबरदस्ती जो वो कर रहा था उसके साथ, जबरदस्ती उसके ऊपर डांका डालने की जो कोशिश कर रहा था, पहले तो उसकी मरम्मत की, उसे मारा, कुंडी खोल ली, बाहर आ गई। तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तो बाहर तो गांव वाले आ चुके थे, सरपंच वगैरह सब आ चुके थे, और पहले न्याय जो भी लिया जाता था किसके द्वारा लिया जाता था, पंचायतों के द्वारा। ठीक है, अब पंचायतों का स्वरूप बदल गया, अब वो निर्वाचित होते हैं। पहले मनोनीत हुआ करते थे, पहले ऐसे ही चुन लिए जाते थे, जो समाज के बड़े लोग होते थे, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उनको चुन लिया जाता था। अब वो जो फैसला दे देते थे, ठीक है, उसी को पूरे गाँव वालों को मानना पड़ता था, चाहे वो सही हो या गलत। आप उसके खिलाफ आवाज़ खड़ी नहीं कर सकते थे। उसमें भी वेरिएशंस थे। ठीक है, अगर वो फैसला किसी बड़े आदमी के खिलाफ होता था तो हाँ, वो उसे चुनौती दे सकता था, वो उसको कहीं ना कहीं बदलने का हिम्मत वो रखता था व्यक्ति। लेकिन चूंकि गरीबों की तो वैसे भी शुरू से कोई नहीं सुनता था, शोषण तो हमेशा से ही होता है। तो जो शोषित वर्ग है, तो उन्होंने जब ये देखा कि भैया यहाँ तो लड़का नहीं आया गेट खोल के बाहर, लड़की आई और उसने उसको पीटा, अब उनको समझ में नहीं है कि वो क्या करे। ठीक है भाई, जो कंडीशन दिख रही है कि भाई ये लोग एक कमरे में, मतलब जिनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, उनका एक कमरे में भी रहना अलाउ नहीं किया जाता था। लड़के और लड़कियों के दोनों के ऊपर ये चीज़ लागू होती थी, पहले भी होती थी, और कहीं ना कहीं ये एक हद तक सही भी है। आज वो चीज़ें बहुत ढीली हो गई हैं, को एजुकेशन चल रही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सीमाएं कहाँ तक हैं, आपको किस हद तक समाज की स्वीकृति प्राप्त है कि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आप किसी की नज़र में गलत नहीं होंगे। तो जब उनको ये पता चला कि भाई वो दोनों तो एक कमरे में बंद हैं, और इस तरीके से जब उनके पास खबर पहुंची तो सब पंचायत वगैरह गाँव वाले लोग आए, लेकिन वहाँ तो उल्टा ही नज़ारा हुआ। वहाँ तो लड़की उस लड़के की पिटाई करके कुंडी खोल के बाहर आ गई। तो बेचारे पंचों को ये समझ ही नहीं आया कि उन्हें करना ही है, क्योंकि वो तो इसलिए आए थे ना, लड़की पे दोष लगाने आते, लेकिन यहाँ तो लड़की बल्कि बाहर आ गई। तो तीतरवा जो युवक था वो कहता था कि वो तो निमंत्रण पाकर भीतर गया था, यानी इस लड़की ने मुझे बुलाया था। क्यों? क्योंकि उसके समर्थक थे। अब वहाँ पर विटनेस, अब वही वाली बात आ गई, कानून अंधा है। विटनेस जिसने खड़े कर दिए 2-3 कि भैया इसने मुझे बुलाया था, मैं बता सकता हूँ, इससे पूछ लो, इससे पूछ लो, इससे पूछ लो। तो अब यहाँ उसका तो विटनेस है, लेकिन उस लड़की का कोई विटनेस नहीं था। और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी, यानी उसने उसका मुँह नोच लिया होगा। ठीक है, जबरदस्ती करने की उसने कोशिश की होगी, उसका मुंह नोच लिया, तो उसने उसके मुंह पर जो उसकी 5 उंगलियों के जो निशान आ गए कि भैया अगर ये निमंत्रण था तो मैंने तुझे ऐसा नोचा क्यों। ठीक है, अब आप आराम से समझ सकते हैं। अब आपको एक मूवी का मैं रेफरेंस दूँ, ऐतराज़ मूवी में इस तरीके का एक वो है वाक्य दिखाया है। अभी अक्षय कुमार की एक मूवी है, उसमें देखना आप, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मैं तुझे खुद बुला रही हूँ तो मैं तुझे नोच क्यों रही हूँ, मुझे किस चीज़ का डर है फिर, जब मैं तुझे खुद ही बुला रही हूँ, मैं तुझे खुद इनविटेशन दे रही हूँ, तो वाई शुड आई डू दिस। ठीक है, मैं ये करूँ ही क्यों। तो अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी, मतलब उन दोनों की बातों पे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। वो अपना पक्ष रख रहा है, वो अपना पक्ष रख रही है, और चूंकि उसके तो समर्थक है, तो अब गाँव वाले दुविधा में पड़ गए, पंचायत दुविधा में पड़ गए। पंचायत बैठी, भैया करो फैसला, बैठ गए वहाँ से। ठीक है, सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को मान लिया। उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बेकार लोग बैठे हैं, इनके सोचने समझने की क्षमता नहीं है, जिनके पैर ऑलरेडी कब्र में लटके हुए हैं। ठीक है, वो देखना ही नहीं चाहते हैं कि समस्या क्या है, किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। उन्होंने किसी तरह की बखिया नहीं उधेड़ी उसकी, और सीधे सीधे तो दिख रहा था। उसका कारण किसको मान लिया? कलयुग का, कि भैया ये तो कलयुग है, यहाँ पर ऐसा होता रहता है। जबकि वहाँ पर बेसिर पैर की चीज़ है कि किसी भी चीज़ को आप कारण मान लो। कारण कलयुग को स्वीकार कर लिया और अपीलहीन फैसला हुआ, मतलब उस लड़की की अपील सुनी ही नहीं गई। कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे वो दोनों झूठे हो, चाहे इन दोनों में एक सच्चा हो, कोई अपील ही नहीं थी दोनों तरफ से। चाहे इन दोनों में एक सच्चा हो कि भैया ये तो कलयुग है, बुरा वक्त चल रहा है, ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं, उन दोनों की कोई बात नहीं सुनी गई, किसी एक पक्ष पर फैसला नहीं दिया गया, दोनों तरफ से कोई अपील नहीं हुई, फैसला किया चाहे इनमें से एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे हों। ठीक है, पर जब वे कोठरी से निकले, यानी कि चूंकि वो एक कमरे में थे,
तो उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। यानी जो कलयुग ने इसके ऊपर दोष लगा दिया, जो कलंक लगा दिया कलयुग ने कि ये दोनों एक कमरे में थे, दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी इन दोनों एक कमरे में थे, तो अब ये जो दोष इनके ऊपर लग गया उसका एक ही समाधान है कि भैया इनको पति पत्नी बना दो। मतलब वो जो कहना चाहिए कि मतलब कुछ किया नहीं और फिर भी ठीक है, खाया पिया कुछ नहीं है, खिलास थोड़े 12 आना हुआ, ठीक है, चाहे मर्जी है नहीं है, बंदी की शादी करवा दो, बस यही एक तरीका है कि इन दोनों के ऊपर कोई लांछन क्यों, वाई, पागलपंती की चीज़ें। क्या ठीक है, चलिए छोड़िए, नेक्स्ट बात करते हैं। ओके एक मिनट इसको मिटा दे पहले। आज भी आपने देखा होगा पंचायतों में, आज भी गाँव में ऐसी पंचायतें हैं जो आज भी इस तरीके के फैसले लेती हैं, ठीक है। तो परिमार्जन कर सकता है, यानी इस दोष को वही साफ कर सकता है कि अभी दोनों पति पत्नी के रूप में रहा। अपमानित बालिका ने ओट काट कर, अपनी होठ काट कर लहू निकाल लिया, यानी उसको इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सही थी, उसकी बात ही नहीं सुनी जा रही थी क्योंकि उसके पास कोई गवाह नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। और माँ ने आग्ने यानी अग्नि गुस्से वाले नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा, जबरदस्ती का गले पड़ गया, क्योंकि उसे शादी करनी ही नहीं थी, क्योंकि उसे मालूम था शादी करने के पीछे कारण क्या है, दोनों को मालूम था कि उनकी प्रॉपर्टी है। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, संबंध कुछ सुखकर मतलब ये जो रिश्ता हुआ वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं हुई, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था। दामाद तो पहले ही लफंगा था, ठीक है, पहले ही बेकारी के काम करता था, अब भी वो तीतर लड़ाने में मतलब एक एंटरटेनमेंट का गेम होता है, जैसे मुर्गे लड़ाए जाते थे, बैल लड़ाए जाते थे, ठीक है, इस तरह से वो तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी, यानी कि वो कुछ नहीं कह पाती थी क्योंकि वो जबरदस्ती का पति बन गया था। इतने यत्न से संभाले हुए गाय डोर खेती बाड़ी अब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। उन्होंने में भी किसी जमींदार से पैसा लिया होगा अपनी संपत्ति को संभालने के लिए, अपनी खेती बाड़ी को खेती बाड़ी की देखभाल करने के लिए, अपने गाय डोरों के लिए उन्होंने लिया होगा पैसा, क्योंकि सबके पास तो इतना पैसा होता नहीं। अब वो जब पहले दोनों मेहनत करती थी, खुश रहती थी, अपना काम करती थी, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन चूंकि उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसे वो दोनों ही नापसंद करती हैं, जिसे वो जिस व्यक्ति को दोनों ही नहीं चाहती हैं, तो फिर क्या हुआ, परिवार में क्या होने, दिन रात के कलेश होने लगे। कलेश होने की वजह से क्या हो गया, कलेश होने की वजह से, एक मिनट पानी पी लेते हैं, कलेश होने की वजह से क्या हो गया, जहाँ कलेश होगा वो सुख शांति नहीं होगी। तो इतने यत्न से जो अपनी संपत्ति उन्होंने खड़ी की थी, जिसकी वो साथ संभाल करती थी दोनों माँ बेटी, वो सब क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म होने लगी, जिसके कारण उनका लगान अदा करना भी भारी हो गया। मतलब वो लगान भी नहीं अदा कर पाए। सुख से रहने की कौन का मतलब, सुख तो बहुत दूर की बात है, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी पूरी नहीं हो पाती थी। अंत में एक बार लगान ना पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा, ठीक है। एक बार ऐसा हो गया, बहुत कहते हैं ना कि बहुत बार उन्होंने दी होगी वार्निंग कि तुम अब दे देना, तब दे देना, हर बार कहती होंगी हाँ दे दूंगी मालिक, लेकिन घर में रोज़ के कलेश, अब कभी कोई काम पे नहीं जा रहा है, कभी किसी की होता है ना, जब मन अशांत होता है तो आपका काम में मन नहीं लगता, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई होंगी। सुख की बात तो बहुत दूर है, घर में कलेश की वजह से और भी उटपटांग चीज़ें होने लगी। तो एक दिन जमींदार ने क्या किया, लगान न मिलने के कारण भक्तिन को बुलाया, दिन भर धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। कर्मठता यानी कि वो परिश्रमी थी, उसको वो कभी किसी के आगे झुकती नहीं थी, काम करती थी और अपना सिर ऊंचा रखती थी। कभी किसी के आगे उसने इस तरीके से हाथ नहीं फैलाए थे कि भाई मुझे आप खाने को दे दो। ये तो वो परिश्रमी थी, अपना खुद खा रही थी, स्वाभिमानी थी। तो ये उसे अपमान लगा कि अब तक मैंने सब किया, अपने बलबूते पे किया, लेकिन इतना ये जो परिस्थितियाँ सॉरी अचानक से बदली है, इनकी वजह से जो ये अभी जो मैंने जो अपमान झेला, ये तो वास्तव में बहुत बुरा है, ठीक है। अतः दूसरे ही दिन भक्ति कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। तो उसने क्या कहा कि भैया गांव में तो कुछ बचा नहीं है, तो एक काम कर, ये दोनों पति पत्नी है, रहेंगे घर में, मैं कमाने के लिए शहर चली जाती हूँ। गांव में होता है अभी भी बहुत सारी जगह, हम भी है ना, छोटे शहर वाले बड़े शहर जाते हैं, बड़े शहर वाले और मेट्रो सिटीज़ में चले जाते हैं, ठीक है, गांव वाले शहर आ जाते हैं। तो ये चीज़ तो चलती रहती है कमाई के लिए, और जो बड़े शहरों वाले विदेश पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब विदेश से कहाँ जाएंगे, पर क्या, ठीक है, नहीं, वहाँ से कोई कमाई नहीं आती है, मजाक की बात है, ठीक है। तो ये होता रहता है, अपने विकास के लिए लोग
अक्सर पलायन करते हैं यहाँ से वहाँ दूसरे शहरों में। ठीक है, तो अब की बात करें, अब कहाँ आ गई है वो, तीसरा फेज खत्म हो गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर पहले शादी से पहले का फेज था, उसमें क्या क्या हुआ आप जानते हैं, फिर शादी के बाद वाली चीज़ों में क्या क्या कंडीशन हुई। अब तीसरा फेज यहाँ खत्म हो गया, अब चौथा शुरू हो रहा है। ठीक है, देखिए बात करते हैं यहाँ पर घुटी हुई चांद, क्योंकि उसने अपने पति के अलावा किसी को शादी नहीं करनी थी, तो उसने अपनी चांद मुंडवा ली थी। और मोटी मैली धोती से ढाके, जिसको उसने मोटी मैली धोती, क्योंकि काम करती थी, मजदूर टाइप या ये कह लो किसान थे, क्या नहाना धोना, ठीक है, काम करना है, काम जरूरी होता, तो उद्धा के सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकालो, यानी इस तरीके से कपड़ा यहाँ से आता था और यहाँ से उसने ऐसे कान निकाले थे, मतलब वो कान निकालने का मतलब है वो सभी प्रकार की आवाज़ें सुनना चाहती थी। जब भक्तिन मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, यानी कि जब उसने मेरे यहाँ पे नौकरानी की तरह से काम करना शुरू किया, दीक्षित होना, यानी उसने जब मेरे यहाँ पर आकर सेविका बनना निश्चित हो गया उसका, जब वो आकर चुन ली गई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ यानी आरंभ हुआ, उसकी इति अभी दूर है, यानी उसकी समाप्ति अभी दूर है। क्योंकि अभी तक तो क्या था, ये सब चीज़ें थी, ये जो हुआ वो ख़त्म हो चुका था। अब जो कहानी मैं सुना रही हूँ, अभी जो उसका नया चैप्टर शुरू हुआ है उसके जीवन का, मेरी सेविका के रूप में, उसका प्रारंभ तो हो गया, लेकिन उसकी समाप्ति अभी बहुत दूर है। देखिए, भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण था। ठीक है, क्योंकि वो किसी से ऐसे टच में भी नहीं रहती थी, लेकिन घर गृहस्थी का पूरा काम वो कर ही रही थी, सारी चीज़ें संभाल ही रही थी। सम्मिश्रण था। देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? ठीक है, उसे ऐसा लगा कि शायद बस वो सिर्फ भगवान का भजन करती है, या फिर वो सिर्फ काम करती है, घर में कोई और काम करता होगा, उसे खाना बनाना या इस तरीके के काम शायद में भी ना आते। तो लेखिका को क्या चाहिए था, उनके घर का काम करने वाले चाहिए थी, 24 घंटे 24 आवर्स की एक सर्वेंट चाहिए थी उन्हें। तो उसके लिए सब, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होंठ को सिकोड़ कर और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर, अब ये पता एक स्टेप की कंडीशन है, समझ में नहीं आई, बट हाँ जो भी है, बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा में हाँ विश्वास दिलाते हुए कहा, ई कौन बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, रोटी बनाए जाने थे, रोटी बनाना जानते हैं, दाल रांध लेते हैं, दाल बनाना जानते हो, रांधना यानी बना, साग भाजी छौंक सकते हैं, साग भाजी नहीं सब्जी भाजी छौंक लेते हैं, और बाकी क्या, और बाकी क्या रहा भाई, दाल सब्जी रोटी सब बना लेती हूँ मैं, तो और बाकी क्या रहा। 56 भोग की थोड़ी ना बात है यहाँ पर, धीरे धीरे वो चीज़ें भी सीख ही जाते हैं साथ में और जो चल रही है। अब दूसरे दिन जब वो सेविका धर्म के लिए दीक्षित हो गई यानी वो चुन ली गई, चयनित हो गई, तो उसने क्या किया, दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधे कर, किसके, पानी के, ऐसी सी बात है, और मेरी धुली धुलाई धोती को जल के छींटों से उसने पवित्र किया, ओम पवित्राय पवित्रो, ठीक है, पवित्र कर पहन लिया उसने। पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से, पूर्व के अंधकार यानी सूर्योदय, अब सूर्य कहाँ से निकलेगा, पूर्व से, तो उससे पहले तो अंधकार ही होगा ना, तो पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य, यानी उसकी दीवार से भी ऊपर आ रहा है सूर्य और अंधकार से भी ऊपर आ रहा है सूर्य, यानी सूर्योदय हो रहा है। और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया, सूर्य का और पीपल को उसने जल चढ़ाया, पहले अपने खुद स्नान किया, मेरी दूधी धुलाई धोती को जल से पवित्र किया, फिर उसने सूर्य और पीपल को जल चढ़ाया, 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत, यानी प्राणायाम करने के उपरांत, जब वह, ठीक है, जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई उनको क्या चाहिए था, खाना वाना बनाने वाली चाहिए थी, और जब वो डिसाइड कर लेती हैं कि ठीक है तुम काम पर आ जाना, उसके बाद दूसरे दिन उसकी क्या दिनचर्या रहती है, सुबह उठती हैं, स्नान करती है, और जो लेखिका के द्वारा धुली हुई धोती उन्हें दी गई है उसको भी पवित्र करके पहनती है, ठीक है, सूरज को और पीपल को जल चढ़ाती है, दोनों को 1-1 लोटा, 2 लोटे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो दोनों को 1-1 लोटा, और उसके बाद नाक दबाकर यानी प्राणायाम जैसी कुछ क्रियाएं, कुछ जप वप करने के बाद कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर, यानी कि उसने क्या किया, चौके के बाहर कोयले से रेखा खींची कि भैया ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, इसमें कोई आएगा नहीं, या इसमें कोई दखल अंदाजी मुझे नहीं चाहिए। वो प्रतिष्ठित हुई यानी बैठी या विराजमान हुई, ठीक है, तब
मैंने समझ लिया कि सेवक का साथ टेढ़ी खीर है, यानी इसका पार पाना बड़ा ही मुश्किल है, जो धुली हुई चीज़ों को भी साफ करे, ठीक है। इसके अलावा जो ये बता दे कि यहाँ ये जो एरिया है वो मेरा है, इसमें मैं तुम्हारी दादागिरी किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, वास्तव में लेखिका को थोड़ा टेढ़ा लगने लगा। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग, वीतराग मतलब कोई मोह नहीं था उन्हें, कैसा भी खाना मिल जाए उन्हें सिर्फ पेट भरने के लिए खाना चाहिए होता था। मैं किसी तरह की फरमाइशें नहीं करती थी, होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ, विद्या के लिए मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ, यानी कि मतलब मैं जो खाना बनाती हूँ मेरे परिवार में वो बहुत अच्छा बनाती हूँ, जबकि मुझे खाने से किसी प्रकार का मोह नहीं है, मेरा हर तरीके से मोह समाप्त हो चुका है। और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना रह नहीं सकता, ये फैक्ट है, ठीक है। आप किचन में चले जाओ, आपकी मम्मी आपके पास में खड़ी हो, ये ऐसे कर दिया, इसको अब नहीं डालना था, इस मसाले को सिकने देती, ये आटा तूने ढीला लगा दिया है, ये चीज़ें कितनी गंदी लग रही हैं, इसको ऐसे मतलब होता है। जो खाना बनाना जानता है ना, अगर दूसरा उसके सामने कोई खाना बना रहा है तो कहीं ना कहीं उसके इंस्ट्रक्शन आएंगे ही आएंगे। मम्मी की बात नहीं है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों खाना बनाते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों खाना बना रहे हैं, तो अगर हस्बैंड बना रहा है तो बीवी टोके बिना नहीं रहेगी, और अब बीवी बना रही है हस्बैंड टोके बिना नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये होता है। तो पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरण पर स्मरण हुआ, ठीक है, तो भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छुपे हुए निषेध का अनुभव मैंने किया, यानी कि उसने ये साफ दिखा दिया कि मुझे आपकी टोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने निषेध का अनुभव किया उसने, ठीक है। उसकी भाई आप मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसे खाना बनाना है, आपने पूछा मुझे खाना बनाना आता है, मैंने बता दिया कि मुझे रोटी बनानी आती है, दाल रांधनी आती है, सब्जी बनानी आती है, खाना मुझे बनाना आता है, लेकिन आप मुझे ये कला ना सिखाएं। जबकि लेखिका ऑलरेडी उस कला में प्रवीण थी, ठीक है, खुद के खाने के लिए उनकी कोई डिमांड्स नहीं थी, किसी प्रकार का उन्हें कोई मोह नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्तिन की जो सीमा रेखा थी, जो साम्राज्य रेखा थी, उसमें भी वो प्रवेश नहीं कर पाई, उन्हें किसी प्रकार से टोका टोकी करने का अधिकार नहीं मिला। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लभ उठी थी कि वो किचन में घुस जाए और भक्तिन को बताए कि तुमने ये करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ये बनाना है। ना बाबा, जो कोयले की रेखा उसने खींची थी अपने साम्राज्य के लिए, वो तो लक्ष्मण की खींची हुई रेखा से भी ज़्यादा दुर्लभ, लांगने में कठिन थी भैया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भक्तिन ने उन्हें अपनी आंखों से बता दिया था। निरुपाय, उनके पास कोई उपाय नहीं बचा, बेचारी के पास कोई रास्ता ही नहीं है, जैसा वो बनाएगी भक्तिन अब खाना पड़ेगा, ठीक है। तो निरुपाय अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर, ठीक है, बिछोने में पड़कर या बैठ कर, लेट कर, वॉटेवर, ठीक है, आँख के ऊपर, आँख के सामने उन्होंने अपनी किताब रख ली है। मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। चौके पर आसीन मतलब किचन में बैठी हुई उस, मैंने जिसे मतलब चाहा नहीं कि वो उस चौके पे कब्जा कर ले, उस रसोई पे वो कब्जा कर ले, और उस अनाधिकारी, वो अधिकारी नहीं है उस जगह की, क्योंकि उसे पाक कला का किसी तरह का कोई अनुभव नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको अभी पता चलेगा आगे जाके। तो ये जो उन्होंने लिखा है तो ये उनका अनुभव है संस्मरण की, वही वास्तव में वो ऐसा हुआ था। तब तक मैं नहीं जानती थी कि वही क्या मुझे बना के खिलाने वाली है, लेकिन क्योंकि उसकी पाक कला देख के मुझे ये तो समझ में आ गई थी कि खाना बनाने में पूरी तरह से पारंगत नहीं है। जिस तरीके का टेस्ट मैं खाती हूँ, जो जाएगा मैं खाती हूँ, ये तो उसमें भी पारंगत नहीं है। तो वो मतलब रसोइया होने के लिए वो पूरी तरह से कैपेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उस पर आसीन हो चुकी। तो मैंने क्या किया, छोड़ो, भूल जाओ, वो वाली कंडीशन अब नहीं कि मैं अपने कमरे में गई, अपनी किताबों को पढ़ने लग गए। ठीक है, आज बस इतना ही, बाकी का पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या आप पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में जब ये चैप्टर खत्म होगा मैं आपको कुछ व्याख्या भी आपको मेंशन कर दूंगी कि ये लाइनें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है, आपको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है। 3 प्लेलिस्ट हैं जिनमें बारी बारी से आपके सामने कवि परिचय, लेखक परिचय, पाठों की व्याख्या और प्रश्नोत्तर मिलेंगे। आप पढ़ते रहें, चलते रहें, अपना ज्ञान बढ़ाते रहें, हमारे साथ बने रहें। मैं आपकी मेंटोर पूजा आपके साथ यहाँ पर आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।